हाँ। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ ठीक है। तो मैं दो बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली ग्राफ है, ग्राफ समझाता हूँ तुमको। ग्राफ। ठीक है, लेट्स से अगर हम लोग और हम ये ग्राफ समटाइम पूछ लेते हैं इस, उन्होंने ये कंक्लूडिंग ग्राफ दिया है। ये कलेक्टर वोल्टेज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलेक्टर वोल्टेज इधर बेटा पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हम फोटो करंट ले लेंगे। अच्छा, ना सपोज अगर मैं इंटेंसिटी को चेंज करता हूँ, लेट्स से इंटेंसिटी को मैं चेंज करता हूँ। ठीक है। आप, हाँ लेट्स से मैं इंटेंसिटी को चेंज कर, ठीक है। नाउ आपने इंटेंसिटी को चेंज करना स्टार्ट किया। आपने तीन अलग अलग इंटेंसिटी को प्लॉट किया। वन, टू, थ्री। आपने तीन इंटेंसिटी लिया। लेट्स से दिस इज I1, I2, I3। ठीक है। लेकिन आप तीनों में देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। आप इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मतलब नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको आप बार बार चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप बार बार क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। आपने यहाँ पे ले लिया, इनफैक्ट I1 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3, बहुत ज्यादा, I3 इज ग्रेटर देन, एक सेकंड, I1 इज लेस देन I2 लेस देन I3, I3 सबसे बड़ा है, लेकिन आप देख रहे हैं कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब हमको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट इज, ठीक है, सैचुरेशन करंट तो सब में बदल रही, इसमें सैचुरेशन करंट देखो कम थी, उसमें ज्यादा होगी, इसमें और ज्यादा होगी, वो अलग बात है। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, लाइक दिस वे। सो ये ग्राफ हमको ये शो करता है कि आप कितनी भी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, ब्राइटनेस बढ़ाने से सैचुरेशन करंट तो चेंज हो सकता है, मतलब जैसे सैचुरेशन करंट ये तो बदल सकता है, देखो सब में सैचुरेशन करंट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, दीज आर सैचुरेशन करंट्स, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, दैट विल नॉट चेंज। ठीक है। तो हमें कंक्लूडिंग ग्राफ मिला कि आप कितनी भी ब्राइटनेस बढ़ा लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल अपनी जगह से चेंज होते ही नहीं, वो वहीं पर। कॉपी ऑन दिस ग्राफ, ये सपोज कर लो लो इंटेंसिटी है, ये हाई इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी, दिस इज हाई इंटेंसिटी।
sir. नाउ अच्छा, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है? ठीक है, उसको देखो। अब दूसरा ग्राफ देखो, अगेन द ग्राफ, फिर से ग्राफ बनाते हैं। फोटो करंट, कलेक्टर वोल्टेज, अच्छा ऊपर वाले जरा ग्राफ में लिख लो बेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिक्स किया था, ऊपर वाले ग्राफ में लिख लेना, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड लिख लेना, फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड। ऊपर वाले ग्राफ में लिख लो फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड, लिखा आपने? फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा, लिख लिया ग्राफ में? बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू रिटन? लिख लिया ना आपने? फ्रीक्वेंसी फिक्स रखा है मैंने यहाँ पर, लिख लिया ना? हेलो दिनेश, लिखा? फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है वो? अच्छा अच्छा, नीचे देखो। हाँ, अब इसमें इसमें फ्रीक्वेंसी फिक्स करके इंटेंसिटी चेंज कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे? इंटेंसिटी फिक्स करेंगे, इंटेंसिटी फिक्स्ड, और हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। लेकिन आप जैसी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, व्हाट यू विल नोटिस, आपको लाइक दिस वे, आप देख रहे हैं इंटेंसिटी फिक्स करने से सैचुरेशन करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो तो सेम हो गया। लेकिन व्हाट यू विल नोटिस, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 1। तो इसमें हमें कंक्लूडिंग क्या मिला कि अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं ना, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जा रहा है। इज इट क्लियर? तो ये एक कंक्लूड, मतलब ये क्या बता रहा है ग्राफ कि अगर हाँ, सैचुरेशन करंट जरूर फिक्स हो जाता है क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स कर रखा है, तो करंट फिक्स हो जाता है, इससे ज्यादा करंट जा नहीं सकता। लेकिन फ्रीक्वेंसी से क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करते जाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। ये बात समझ में आया आप लोग को? बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? समझ में आ गया ना आप लोग को? हाँ सर। आफ्टर दिस ग्राफ, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं।
Done, sir. ओके ना, अच्छा अच्छा, इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन एक थोड़ा समराइज फॉर्म में इसको बता देता हूँ। समराइज फॉर्म में ये है कि जब न्यूमेरिकल करना तो दो बातों पे ध्यान देना। अब कौन कौन सी दो बातों पे ध्यान दें न्यूमेरिकल करते समय या प्रॉब्लम करते समय? यहाँ पे लाइट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही, हमने पूरे जितना अभी तक पढ़ा, लाइट इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक दिख रही। एक हम बात कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी की, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब लाइट मतलब रेडिएशन। और दूसरी बात कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखो दोनों का अपना अपना काम है, दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कैसे? फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने पहला बताया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये डिसाइड करता है एमिशन, इट डिसाइड्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। इंटेंसिटी कैसे डिसाइड करता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट जो है थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तभी एमिशन होगा, यही मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है एमिशन, और कोई नहीं करेगा, बस फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा। जब तक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या इक्वल नहीं होगा, एमिशन नहीं होगा। ठीक है? और क्या क्या डिसाइड करता है? इंटेंसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी ये भी डिसाइड करता है एनर्जी ऑल्सो। क्यों? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप कहेंगे ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि देखो यार ध्यान समझा रहा हूं, ये तुम्हारा एमीटर है, इसके ऊपर फोटोन फॉल होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है बेटा? एच इंटू न्यू। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो पूरी एनर्जी फोटोन किसको ट्रांसफर कर देता है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में दे देता है ना बेटा। तो अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, वो एनर्जी किस में जाएगी? इलेक्ट्रॉन में जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और हम ये भी देख चुके हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी ये तीन बातें डिसाइड करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर वन, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा कि एमिशन होगा कि नहीं होगा। वो कैसे डिसाइड करता है? लाइट की फ्रीक्वेंसी हमेशा एक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होती है, उससे ज्यादा होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी फोटोन की तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आल्सो। और ऊपर हम एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। इंटेंसिटी क्या क्या काम करता है? इंटेंसिटी डिसाइड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, और जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे फिर उतने नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी एमिट होंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा फिर करंट भी मिलेगा। ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर तुमने इसको हाफ किया ना तो सब हाफ हो जाएगा, इसको डबल किया तो सब डबल हो जाएगा, मतलब ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये बात समझना है मैंने क्या समझाया?
तो ये दोनों का अपना अपना काम है, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। और आप देखो ये दोनों का अपना एक आइसोलेटेड, दोनों अपने अपने सेपरेट डिपार्टमेंट है। फ्रीक्वेंसी का ये सब काम रहेगा, इंटेंसिटी का वो काम रहेगा। इंटेंसिटी कभी भी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में इंटरफेयर नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी कभी भी इंटेंसिटी वाले कॉलम में इंटरफेयर नहीं करेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से हमेशा करंट बढ़ती है, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और कुछ नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा एमिशन, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, फिर उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, दे विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर डिपार्टमेंट्स। आर यू गेटिंग दिस? मैंने क्या समझाया आपको? इज इट Yes, क्लियर? तो ये बात ये नोट कर लो, न्यूमेरिकल करते समय ये बात ध्यान रखना। वो ट्रैप करेगा, क्वेश्चन में इधर उधर घुमाएगा, तुम ध्यान रखना किस पे क्या डिपेंड करता है, बस। अच्छा ठीक है। अच्छा ये समझ में आया ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए फिर ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। लेट कॉलम टू स्टेट अवे, ठीक है, ओके। नाउ ये सब करेक्टरिस्टिक हो गई, जो भी एग्जाम में आएगा थोड़ा थोड़ा वर्ड्स में लिख देना, ठीक है, ओके। नाउ अब हम लोग एक भी, मैंने एक फॉर्मूला तो आपको करा दिया था पहले, ये वाला कहाँ गया? हाँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल ईवी नॉट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान देना। अच्छा, अब अदर फॉर्मुलेस पे आते हैं। फॉर्मुले तो हमने किए नहीं, थ्योरी चल रही है बस, ठीक है। फॉर्मुले पे आते हैं जरा देखो। हाँ ना, उसको बोलते हैं, दैट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोनोस्टैटिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यस, जस्ट अ मिनट। आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी। आइंस्टाइन को इसका नोबेल प्राइज भी मिला था, शायद इसी पे मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, उसमें थ्योरी और रिलेटिविटी भी दिया था, बट आई थिंक नोबेल प्राइज को मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्लियर, ओके। तो अब इसको समझने की कोशिश करो, फिर से मैं एक हाइपोथेटिकल डेटा लेकर समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से। पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, उसका नाम है वर्क फंक्शन ऑफ मैटर। वर्क फंक्शन ऑफ मैटर, ये क्या होता है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल को डिनोट करते हैं कुछ लोग पाई से डिनोट करते हैं, कुछ लोग
W से डिनोट करते हैं, ठीक है, वर्क फंक्शन। तो कंफ्यूज मत हो ना, सीडी में किसी भी लेटर से बोल सकता हो, वर्क फंक्शन ऑफ मैटर। व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ मैटर? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy required, minimum energy required of incident photon, minimum energy required for incident photon, incident radiation या photon to emit electron from metal surface, to emit electron from metal surface। एक मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। देखो ध्यान से देखो, समझा रहा हूं। सपोज कर लो कि ये एक मेटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो जो फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है, दिस इज फोटोन, उसकी एनर्जी ई है, और वर्क फंक्शन जो है वो पाई नॉट है। तो एमिशन के लिए, एटलीस्ट फॉर एमिशन, एमिशन के लिए ये जरूरी है कि जो फोटोन की जो एनर्जी है वो एक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी एमिशन होगा, अदरवाइज एमिशन नहीं होगा। जैसे थ्रेशोल्ड का था ना, वैसे एनर्जी का भी, ठीक है, जैसे थ्रेशोल्ड का था उससे वैसे एनर्जी का भी होगा। तो उससे ज्यादा होगा या इक्वल होगा तो एमिशन हो जाएगा, अदरवाइज एमिशन नहीं होगा। तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड, सॉरी, उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मैटर, वर्क फंक्शन ऑफ मैटर। तो वर्क फंक्शन ऑफ मैटर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मैटर, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इंसिडेंट रेडिएशन टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा तो एमिशन नहीं होगा। तो वही मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप कोई भी मेटल हो किसी भी लाइट के सामने रख दो कि एमिशन हो जाएगा, नहीं। हर मेटल को एटलीस्ट एक मिनिमम एनर्जी तो चाहिए, उस एनर्जी मिलेगा उसके बाद ही एमिशन होगा, वरना नहीं होगा एमिशन। इज इट क्लियर? गॉट इट? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इसका फॉर्मूला होता है दैट इज एच न्यू नॉट। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.63 into 10⁻34 जूल into सेकेंड। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, ठीक है। हमें एक फॉर्मूला मालूम था, दैट इज C इज इक्वल टू न्यू नॉट। तो न्यू नॉट हो जाएगा दैट इज C बाय लैम्डा नॉट, स्पीड का फॉर्मूला पड़ा था। तो दूसरा हो जाएगा दैट इज फाई नॉट इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा नॉट। आप कोई भी यूज कर सकते हैं फॉर इन बोर्ड्स, लेकिन कॉम्पिटेटिव में इतना लेंदी करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो सीईटी वगैरह के लिए आप शॉर्टकट यूज कर लेना, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। मैंने आपको बताया था 12400 वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में ले लेना और आंसर आ जाए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बराबर 1.6 10⁻⁻19। What on this one? Work function of metal, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती तभी एमिशन होगा, वरना एमिशन नहीं होगा।
for emission of electrons Just scroll down. PV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Done, sir. अच्छा, Sir, wait. C का वैल्यू मालूम है, C का वैल्यू होता है दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो सब याद रखना। Done, sir. हाँ, ना अब देखो मैं हाँ ऐसे हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूँ, एग्जाम में मत लिख देना, मैं समझाने के लिए। सपोज ये सब इलेक्ट्रॉन्स, एक फोटोन गिर रहा है, उसकी एनर्जी जो सपोज कर लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज फोटोन। लेट से ये फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस के पास था, इसका वर्क फंक्शन कितना है? लेट से इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन। एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो चाहिए इसको, इससे कम होगी तो एमिशन नहीं होगा। जैसे ही 5 एंटर होगा 2 माइनस हो जाएगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वो वर्क फंक्शन है ना, उतना तो उसको चाहिए उसको, मतलब अंदर आने के लिए, मेटल के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन तक जाने के लिए उतनी एनर्जी भी चली जाए। जैसे ही 5 एंटर होगा 2 माइनस हो जाएगा, दैट इज वर्क फंक्शन। ये एनर्जी ऑफ फोटोन। तो जैसे ही 5 एंटर होगा 2 माइनस होगा, कितना बचेगा उसके बाद? 3। और ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्लोज था, ये 3 एनर्जी लेके बिल्कुल बाहर आ गया। तो 5 माइनस 2 इज 3, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं? आर गेटिंग Yes, दिस वन? sir. अच्छा, सपोज कर लो अगर ये इसको अंदर इलेक्ट्रॉन था उसको दे देता तो 5 एंटर हुआ 2 माइनस हुआ, इसको मिला 3।
3 लेके सरफेस तक मूव करने लगा, लेकिन रास्ते में जाते 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 बाहर तक आते आते एटम के बैरियर को क्रॉस करते करते सरफेस तक आते आते उसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस हो गया। तो जब ये बाहर आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 5 - 2 बचा 3 में 1 और चला गया बाहर तक आते आते, तो इसकी कितनी बचेगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट्स से कोई और इलेक्ट्रॉन इंटीरियर में था, 5 एंटर हुआ, माइनस हुआ 3, सरफेस तक आते आते इसका 2 और लॉस हो गया। तो बाहर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी हो सकता है 5 एंटर हुआ, 2 माइनस हो गया, इसको मिला 3 लेकर सरफेस तक आने लगा जैसे हियर सरफेस तक आते आते पूरा 3 लॉस हो गया। तो बाहर आ तो जाएगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें मैक्सिमम वाला कौन सा? मैक्सिमम वाला ये है। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के क्यों एमिट होते हैं, ये बात क्लियर हुआ? क्योंकि वो अलग अलग जगह से आते हैं ना, लोकेशन उनकी अलग अलग होती है, एक ही जगह से थोड़ी ना आ रहे हैं सब। कोई अंदर से आ रहा है, कोई सरफेस से आ रहा है, थोड़ा बहुत इंटीरियर से आ रहा है, लाइक दैट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आया? Yes, sir. तो उसकी रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स 0 to काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये एमसीक्यूज में आता है, ध्यान रखना। तो उसने, अच्छा, आइंस्टाइन ने इक्वेशन बनाई। आइंस्टाइन ने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर से लॉस करके आ रहे हैं उनको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, अब कितना लॉस करके आएंगे हमें कैसे मालूम चलेगा? तो उसने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लिया। सी हियर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसने कहा मैं उसके लिए इक्वेशन लिखूंगा इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। उसने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, 5 एंटर हो रहा था, 2 वर्क फंक्शन में गया और 3 काइनेटिक एनर्जी मैक्स में गया। तो उसने बोला 5 एंटर हुआ, 2 वर्क फंक्शन में गया, बाकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स में गया। ये इसके लिए लिखा, फॉर इक्वेशन फॉर दैट इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन फॉर दैट इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? समझ में आया? Yes, sir. 2 मिनट रह गए हैं, या तो लिख लो या स्नैप ले लो। 2 मिनट रह गए बस, 2.5 मिनट। उसके बाद एग्जिट कर जाना, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा, तुम लोग देख लेना। क्लास का पार्ट अगर छूट गया तो या तो स्नैप ले लो। ये एमसीक्यूज में आता है, ध्यान रखना। इसको कंप्लीट करना, ठीक है, और एग्जिट करना इसके बाद, ठीक है?